सॉल्यूशन है उनके पास, इसके अलावा कोई हल नहीं। वो सॉल्यूशन ये है कि अफगानिस्तान में वो एटम बम गिरा दें, जो कि आपको पता है कि नामुमकिन है। तो उनको ये बात समझ में आई कि अशरफ गनी अपने जाती मकासद के लिए और सिर्फ अपनी जाती सदारत को बचाने के लिए पूरी अफगानिस्तान की 3 लाख फौज को इस्तेमाल कर रहा है। तो इंडिया अकेला तो कभी जुर्रत कर ही नहीं सकता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करे। अब वहां पर जाहिर सी बात है, तालिबान को इस बात का पता है कि इंडिया ने मिलकर जो है वो अमेरिका के साथ इनके साथ जंग लड़ी है। डेमोक्रेसी तो तालिबान को बिल्कुल भी सूट ही नहीं करती, वो तो यानी कि किसी भी सूरत नहीं डेमोक्रेटिक हो सकते। अलबत्ता उनका जो नजरिया है वो ये है कि प्योर एक इस्लामिक स्टेट बनाए, और प्योर इस्लामिक स्टेट बनाने का मतलब ये है कि वो जाएंगे निजाम खिलाफत पर। और जिसके वाले से अब आपने सुन भी होंगी, न्यूज आना शुरू हो गई है कि वो एक निजाम खिलाफत का मॉडल जो है वो लाना चाह रहे हैं एक्चुअली। ये बिल्कुल नहीं रहने देगा, और यही वजह है कि वो चाहता था कि अफगानिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम ना रहे। इसकी वजह है कि हमारा जो इस्लामिक हिस्ट्री है ना, वो हमसे ज्यादा ये यहूद और नसारा ने पढ़ रखी है, अमेरिकन ने उस पर ज्यादा रिसर्च कर रखा है। तो उनको ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है कि अहादीसी मुबारक के वाक़े इशारे मिलते हैं कि इस यानी कि जो अरब का जो मशरिकी खित्ता है, जिसमें सब पाकिस्तान के गिरदोनवा के इलाके और खुद बशमूल पाकिस्तान शामिल है, जैसे कोई कुव्वत उठेगी और वो उठकर दुनिया फतह करेगी, और आपको पता है कि दुनिया में यानी कि क़यामत से पहले पूरा निज़ाम खिलाफत कायम होगा और इस्लाम का झंडा लहराया जाएगा। तो एक ऐसा होगा कि फतूहात का सिलसिला होगा और ये करेगा। तो जाहिर सी बात है अमेरिका को इस बात का इल्म था, यही वजह कि उसने बहुत से बहाने बनाए, खुद ही वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा दिया, खुद ही फिर उसामा बिन लादेन को जो है वो मांगा अफगानिस्तान से, मुल्ला उमर ने उसको मना कर दिया, और फिर इसको बेस बना के कि उनका इंतहाई मतलूब या मोस्ट वांटेड जो टेररिस्ट है सो कॉल्ड उनके मुताबिक, तो वो जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद थे। तो उन्होंने इसको बेस बना के तालिबान पर हमला किया। हालांकि वो इस्लामिक स्टेट का कयाम कर चुके थे अर्ली 1996 में और लेट 1995 में, मगर वो 3-4 साल बाद ही उनको इस बात का अंदाजा था कि ये तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत पावरफुल होते चले जाएंगे। अमेरिका के साथ साथ इजराइल और दीगर जो यूरोपियन कंट्रीज और बशमूल उसमें उनमें शामिल था भारत भी, जिनको शदीद खदशात लाहक थे कि अगर ये पावर यहाँ पकड़ते हैं तो उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने इस बात को बेस बना के अटैक किया। लेकिन अब आप देख लें, जो बाइडेन ने खुद ये बात कहा कि अफगानिस्तान की हिस्ट्री रही है कि वहां पर जिस भी यानी कि सल्तनत ने या जिस भी सुपर पावर ने वहां जाके कदम रखा, वो अफगानिस्तान का खित्ता उसके लिए कब्रिस्तान साबित हुआ। इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि अगली कई दिहाइयों तक कोई इस बात की हिम्मत या जुर्रत कर सकता है कि वो अफगानिस्तान में हमने कदम रखे। यही वजह है कि अभी तो तालिबान अपनी मनमानी करेंगे, और अगर वो चाहते हैं कि खुलफाए राशिद में निजाम आए तो आप देखेंगे कि वो आ जाएगा इंशाल्लाह, और ना सिर्फ आएगा बल्कि फैलेगा। सिर्फ वाहिद सॉल्यूशन इस वक्त जो बचता है ना ले देकर अमेरिका के पास या जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक सॉल्यूशन है उनके पास, इसके अलावा कोई हल नहीं। वो सॉल्यूशन ये है कि अफगानिस्तान में वो एटम बम गिरा दें, जो कि आपको पता है कि नामुमकिन है। तो बड़ी मेहनत की है ना पिछली कई सदियों से मुसलमानों को डिवाइड रखने की। अगर अमेरिका ने इस तरह की कोई हरकत की, या आप समझ लें कि एटम बम नहीं भी गिराया, अगर उसका कोई फिजाई ऐसे अटैक्स किए जिसमें जाहिर बात है वो अब टारगेटेड ऑपरेशन नहीं करने की पोजीशन में, क्योंकि इसकी वजह ये कि वहां के जो अफगानिस्तान के जो तालिबान और जो आवाम है ना वो मिक्स हो गए, बिल्कुल वो अब एक हुए हैं, और बगैर पब्लिक सपोर्ट के तालिबान वहां पे काबुल को टेक ओवर कर ही नहीं सकते थे। और क्योंकि पब्लिक सपोर्ट नहीं थी, यही वजह थी कि अफगानिस्तान की 3 लाख की फौज, जिसपे कोई 100 अरब डॉलर खर्च किए अमेरिका ने, और उसके बाद फिर तमाम नेटो ममालिक ने, इंडिया ने भी भारी इन्वेस्टमेंट की और जदीद उनको इक्विपमेंट से लेस किया, उनको बेहतरीन किस्म के हथियार दिए, और तालिबान की तादाद लगभग 1 लाख या उससे भी कम थी, तो वो उसके आगे सरेंडर कर गई जो अफगान फौज थी। इसकी वजह ये थी कि जो पब्लिक सपोर्ट थी वो चली गई तालिबान के पास, और वो अकेली रह गई, तनहा रह गई अशरफ गनी और उसकी फौज। सही। एक वक्त था जब हम बुश को सुनते थे कि मैं ऐसा हाल करूंगा तालिबान का कि ये सदियों तक याद रखेंगे। अब एक तरफ बाइडेन आके बोलता है कि तालिबान से लड़ नहीं सकते थे, हम तो बिन लादेन के लिए गए थे, एंड वापस आ गए। 20 साल के लिए बिन लादेन खत्म कर लग गया। बिल्कुल ऐसी। अभी देखिए ये प्योर अल्लाह ताला की मदद थी, यानी कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में दिखाया कि अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हुए मुजाहिदीन सही मायने में अगर आप मुजाहिद बनते हैं और जिहाद करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी गैबी तरीके से भी मदद फरमाता है, और फिजिकल जो हेल्प है वो भी फराहम करता है। तो सबको पता है कि तालिबान की फिजिकल हेल्प किसने की, पूरी दुनिया भर का मीडिया इस बात को जानता है, हर कोई जानता है कि तालिबान की जो फिजिकल जो मदद थी और जो तालिबान की इंटेलिजेंस थी वो कौन थी, मास्टरमाइंड कौन था, पीछे पूरा प्लान बनाने वाला कौन था।
इंडिया का तो सिर्फ एक मकसद था अफगानिस्तान से, उसका ये मकसद था कि किसी तरह वो पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर भी इंगेज रखे, ताकि जब वो मशरकी बॉर्डर पर कुछ उल्टा सीधा काम करे तो वो बैक वक्त दोनों तरफ से ना पाकिस्तान में प्रेशर डाल सके। तो भारत को सिर्फ ये मकसद था, उसको इससे कोई मकसद नहीं कि वहां डेमोक्रेसी होती है या वहां पर जो है वो कोई आमराना निजाम आता है या यहाँ पर कोई इस्लामी या कोई खिलाफत राशिदा वाला निजाम आता है। उसको तो सिर्फ ये था कि जो भी लोग आए वहां पे वो हमारे साथ मिल जाए और हमें बस मदद करें हमारी, कि हम किसी तरह से वहां से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर सकें, यानी कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए हम किसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर सकें। और उसके लिए इंडियंस को इस बात की बहुत जरूरत है कि वो जो भी लीडरशिप है अफगानिस्तान की, वो उसको किसी भी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ करे। यही वजह है कि आज मैं सुन भी रहा था, एक दो जगह इंडियन मीडिया कह रहा था कि अफगानियों के पीठ पे ना छुरा घोंपा है पाकिस्तान। तो उस तरह की बात बिल्कुल वो इस तरह की बातें करते रहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान फिर आपस में लड़े, क्योंकि इसका फायदा होगा इंडिया को, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अगर अफगानिस्तान या अफगानी ये समझते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, और बिल्कुल सेम इंडिया एजेंडा लेकर ये आपके जो महमूद खान अचकजई हो गए, असफन यार वली हो गए, इस तरह के जो पाकिस्तान के नाम हो गए, ये मंजूर पश्चिम वगैरह जैसे लोग हो गए, ये मुकम्मल तौर पर इंडियन जो पॉइंट ऑफ व्यू ना उसको सामने लाते हैं। आजकल हमारे पता नहीं क्यों नून लीग भी पूरा इंडियन मौके पर चल रही है। हाँ, लेकिन अभी अफगान मामले में खामोश है। मगर आपने देखा कि नवाज शरीफ ने हमदुल्ला से मुलाकात की, जो किसका फेवरेट था, जो इंडिया का फेवरेट था, अमेरिका का फेवरेट था, अशरफ गनी के साथ, जो कहता था मैं कभी नहीं अफगान सरजमीन छोड़कर भागूंगा। देखें, असल में मसला ये था कि जो अफगान आर्मी थी ना, उसको एक बात समझाई गई, उसको ये बात समझाई गई कि आप जो है वो, और इसको समझाने वाली भी वही एक ऐसी कुव्वत थी जिसको अल्लाह ताला ने मदद के लिए भेजा तालिबान के लिए, वही कुव्वत थी जो समझा रही थी अफगानिस्तान की फौज को कि देखें अमेरिका आपको छोड़कर जा चुका है, नेटो अफवाज निकल चुकी है, आपकी अब कोई जो है वो यहाँ पर ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है। अगर आप मर रहे होंगे ना, जो कि यकीनी है कि अगर आप मैदान में कूदेंगे तो आपका मरना यकीनी है। सही, दूसरी तरफ शहादतें हो रही होंगी और आप हलाकतें हो रही होंगी और लानतें भी आपको पड़ रही होंगी। तो आपको कौन सी जिंदगी चाहिए? तो उनको ये बात समझ में आई कि अशरफ गनी अपने जाती मकासद के लिए और सिर्फ अपनी जाती सदारत को बचाने के लिए पूरी अफगानिस्तान की 3 लाख फौज को इस्तेमाल कर रहा है। सही। तो जब अफगान फौज को ये बात समझ में आई कि हम एक जाती एक मुलाजिम के तौर पर या जाती किसी के गुलामी के तौर पर हम जंग लड़े, जबकि फौज का काम होता है अपने मुल्क के अवाम के लिए जंग लड़ना, ना कि किसी एक कुछ चंद शख्सियात के लिए जंग लड़ना। तो जब अफगानिस्तान की फौज को ये बात समझ आ गई अच्छी तरह से, उनके बाद बाकायदा समझाई गई कि अगर आप तालिबान से लड़ेंगे तो ठीक ठाक खूनरेजी होगी, और जिस तालिबान का मुकाबला रशिया जैसी सुपर पावर नहीं कर सकी, गुलबदीन हिकमत यार का उसमें नाम था, बहुत सारे लोग, लेकिन वो कभी भी तालिबान के खिलाफ जो वो वैसी फतवात हासिल नहीं कर पाए जैसी कि तालिबान ने सबके खिलाफ फतवात हासिल की। यानी कि अगर देखा जाए तो तालिबान ने इंटरनली महाज पर भी जो है वो नाको चने चबाए, जितनी भी अफगानी जो उनके एंटी तालिबान थे, ना सिर्फ उन्होंने इंटरनल जंगें लड़ी इंटरनली अफगानिस्तान के, बल्कि जितनी भी जो एक्सटीरियर फोर्सेस थी अफगानिस्तान से, जो फॉरेन फोर्सेस थी अमेरिका वगैरह की, उनको भी मार गिराया। तो ये बात समझ में आई। और इससे पहले आपने देखा कि आर्मी चीफ जो था अफगानिस्तान फौज का, उसने इस्तीफा दिया, नया आर्मी चीफ आया, और वो नया वो आया बड़ा वो कमांडो बनकर आया कि मैं ऐसी की तैसी करूंगा, हो जाएगा। मगर उसको भी बात समझ में आई कि अब ये सारी चीजें आपके हाथ से निकल गई, पूरे अफगानिस्तान पर तो तालिबान का कब्जा हो चुका है, अब रहा सा काबुल बचा और इसके सराउंडिंग से कुछ इलाके बचे हैं। तो इसको आप डिफेंड करके करेंगे क्या? सिवाय इसके कि कुछ अरसे तक जंग रहेगी, शायद आप साल तक खेत जाएं, 2 साल तक खेत जाएं, 5 साल तक खेत जाएंगे मैक्सिमम, और तालिबान जो हीरो बनकर वो शहादत का रुतबा पा रहे होंगे। ये वजह थी कि उन्होंने सरेंडर किया और अशरफ गनी को जो भागना पड़ा। लेकिन साथ ही एक बात मुझे ये आती है कि तालिबान 20 साल तक लड़ते रहे, अमेरिका ने रोक के रखा, विदिन अ 10 डेज काबुल फतह कर लिया लोगों ने, ऐसे ही कर लिया फतह। अमेरिका, इंडिया कह रहा है साजिश बनाई गई है पीछे, और अमेरिका कह रहा है नहीं हम तो समझते थे कि ये लड़ लेंगे, वेल इक्विप्ड हैं, हमने इनको हथियार दिए हैं, हमने इनको मोस्ट टेक्नोलॉजिकल वेपन्स दिए हैं, लेकिन सस्टेन नहीं कर सके ये लोग। बिल्कुल, देखें इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा यकदम नहीं होता, यानी कि कोई भी हादसा जो अचानक से होता, तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद ये 10 दिन के अंदर अंदर ये सब कुछ हो गया है। मगर फैक्ट ये है कि वो जो अल्लाह ताला ने एक ताकत जो कि अफगान तालिबान को प्रोवाइड की, जो दुनिया की आप समझ लें टॉप की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसने दुनिया की तमाम इंटेलिजेंसीज को अफगानिस्तान में चारों शाने चित कर दिया, वो ISI आपकी
जिसके आगे जो है वो फ्रांस की एजेंसीज, अमेरिका की एजेंसीज, इंडिया की एजेंसीज और बड़ी बड़ी दुनिया की तगड़ी एजेंसीज थी, वो कुछ नहीं कर सकी। तो ये जो हमारे जो आईएसआई के लोग हैं, ये जो गुमनाम हीरो जिसे हम कहते हैं, ये कहीं पर भी हो सकते हैं। कहीं आपको हो सकता है इंडिया में किसी आपको मंदिर के जो है वो पंडित के तौर पर दिखाई देंगे, कहीं आपको कोई बिजनेसमैन के तौर पर दिखाई देंगे, कहीं आपको कोई बैरोक्रेट के तौर पर दिखाई देगा, कोई आपको जो किसी पॉलिटिशियन के तौर पर दिखाई देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आईएसआई ने अपनी जड़ें जो सब जगह बनाई हुई है। तो ये जो अफगानिस्तान में जो फौज थी, वो अचानक से एक ग्रुप उसका, आप समझने के जो पावरफुल ग्रुप था वो डिवाइड हुआ है और उसने लड़ने से जो इनकार कर दिया है। और वो जो पावरफुल ग्रुप था, वो पावरफुल ग्रुप अंडर इन्फ्लुएंस था आईएसआई के और तालिबान के। बिल्कुल। क्योंकि आपने देखा कि जब इससे पहले भी अफगानिस्तान की जो फौज थी उसने कहा जो है वो कुछ किया था। आप देखें कि एक बार क्या हुआ कि वो तालिबान की वजह से अफगानिस्तान की जो फौज थी वो डर के मारे आ गई थी पाकिस्तान, जिसको डिनाई कर रही थी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट, मगर पाकिस्तान ने उनको तहफ्फुज दिया, पाकिस्तान ने उनको तहफ्फुज देकर बाहिफाजत वापस किया। और जब अफगान गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया तो पाकिस्तान ने उसकी वीडियो फुटेजेस जारी कर दी कि आप देख लें ये इतने अफगानिस्तान की फौजी आए थे, इनकी हमने इस तरह से खातिर तवाज़ो की और फिर इसके बाद ही वापस गए। फिर बहुत सारी जगहों पर क्या हुआ, जब तालिबान वहां पहुंचे तो अफगान आर्मी ने क्या किया, वहां पर हथियार डाल दिए, सरेंडर कर दिया। बहुत सारी जगहों पर क्या खबरें मिली कि बहुत सारे इलाके की जो यूनिट्स थे, पूरी की पूरी यूनिट्स तालिबान में शामिल हो गए। अफगानिस्तान आर्मी को भी दो ताकतें कंट्रोल कर रही थी। एक वो ताकत थी जो वही अमेरिका के अंडर इन्फ्लुएंस थी, अशरफ गनी के अंडर इन्फ्लुएंस थी, और दूसरी एक और कोई गुमनाम ताकत थी। वो गुमनाम ताकत हम खुलकर ही बात कर सकते हैं कि वो आईएसआई थी जो कि कंट्रोल कर रही थी। बिल्कुल। तो आखिर में क्योंकि अब जब देखा कि कहीं पर भी जो एक अमेरिकन जो एक माइंडसेट है और जो अशरफ गनी माइंडसेट है वो कहीं पर भी प्रैक्टिसेबल नहीं है, कहीं पर भी मैं प्रैक्टिकल दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि बहुत कम ऐसा हुआ कि कहीं मुजाहिमत हुई। अच्छा, और जिधर मुजाहिमत भी की वहां पर बुरी तरह पिट गई जो अफगान आर्मी थी। तो उसको भी देखकर लोगों को सबक मिला कि मुजाहिमत करने का फायदा क्या है, जब पिट नहीं है, जब कुट नहीं है आपको तो फिर फायदा क्या है इसका। तो इस वजह से आखिरकार वो अफगानिस्तान की आर्मी में वो एक माइंड सेट गालिब आया जो माइंड सेट बिहाइंड द स्टेज बड़ी जबरदस्त फतवाहत कर रहा था और सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। तो जो तालिबान यानी कि तादाद में कम थे, बहुत 1 लाख से भी कम थे, मगर तालिबान की जो जीत की वजह थी वो इंफॉर्मेशन थी। बड़ी जबरदस्त उनकी प्लानिंग थी, हिकमत अमली थी, और जो उनको खबरें मिलती थी, जो सीक्रेट न्यूज उनको मिलती थी, जो बहुत सारे राज उनको मिलते थे, उनका फायदा उठाते वो वर्किंग करते थे। और आपको पता था घात लगा के हमला करते रहे, तो उन्होंने शिकस्त दी। देखिए, एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि एक फाइनेंस किया गया था तालिबान को बहुत सारी कुव्वतों की जानिब से। उसमें अब जाहिर सी बात है कि हमारी तरफ से तो खैर उस अंदाज से नहीं किया जाता क्योंकि हमारा तो पहले इकोनॉमिकली जो मामला बड़े खराब रहे, मगर तालिबान की फंडिंग हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रांग रही है। आज भी अगर उसामा बिन लादेन हमारे दरमियान नहीं है, उसामा बिन लादेन के जो माइंडसेट है वो बहुत है। उसामा बिन लादेन ने बहुत पैसा लगाया, आपको पता है वो सऊदी शहजादा था जो उसामा बिन लादेन थे, वो सऊदी शहजादे थे। उन्होंने जिहाद की जिंदगी को तरजीह दी अपनी शाहाना जिंदगी के बजाय, वो जिहाद की तरफ आ गए। तो बहरहाल बहुत सारी ऐसी ताकतें, और अब उसमें बहुत सी ऐसी ताकतें भी शामिल हो गई हैं जिसमें आपको पता है कि रशिया ने भी ठीक ठाक बदला लिया है। उसको पता है कि सोवियत वार में जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जब हुई थी, और बहुत कम अरसे तक ही रशिया जो है वो काबिज रह सका था अफगानिस्तान में, हार्डली 9 साल बस। वरना जो सोवियत यूनियन है वो तो 1910 के बाद 1914 1916 से वजूद में आ गई थी। और उसके बाद फिर चलते चलते 1979 में कहीं जाके उसने, और 1940s में, लेट 40s में उन्होंने फ्रेंडशिप मुआहिदा किया था अफगानिस्तान के साथ, जिसके बाद रशिया ने काफी इन्वेस्टमेंट्स की थी अफगानिस्तान में। उसके बाद फिर 1979 में जाके वो काबिज हुआ था अफगानिस्तान, मगर उसके बाद जब जंग शुरू हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात है रशिया को बात मालूम थी कि तालिबान को जहां ट्रेन कर रही थी आईएसआई पाकिस्तान की फौज, वहीं पर उनकी फंडिंग कर रहा था अमेरिका। तो अमेरिका की फंडिंग से तालिबान ने रशिया को शिकस्त दी, अमेरिका ने वेपन्स भी दिए। अब उल्टा हुआ, अब रशिया जैसी ताकतों ने, चाइना ने भी इसमें अपना हिस्सा यकीनन डाला होगा क्योंकि वो फेवर कर रहे हैं उनको। ईरान के खिलाफ तो खैर वैसे बहुत सारे इल्जामात मौजूद है कि ईरान ने भी असला प्रोवाइड किया था। हालांकि देखिए अजीब गरीब बात है,
कि कहाँ ईरान और कहाँ तालिबान, उनका जो है वो मसला के एतबार से नजरिया बिल्कुल नहीं मिलता। और जब खाना जंगी हुई थी, रशिया जब छोड़कर चला गया था 1989 में, उसके बाद आपको पता है तालिबान को हुकूमत में आते आते 5-6 साल लग गए थे। 1995-96 में उनकी गवर्नमेंट आई, ये 5-6 साल तक अफगानिस्तान में खाना जंगी होती रही, यानी कि उनके अंदरूनी ग्रुप आपस में जो लड़ते रहे। तो उसमें जो दूसरा जो ग्रुप था, जो इत्तेहाद था, जिसे हम शुमाली इत्तेहाद कहते हैं, जो तालिबान के खिलाफ बना था, उस इत्तेहाद में सारे लसानी ग्रुप जो वो मौजूद थे, जिसमें आपके हमारे शिया भाई भी मौजूद थे, ताजिक भी मौजूद थे, उज्बेकिस्तान की भी मौजूद थे, यानी कि जो दूसरे जो रंग नस्ल के लोग मौजूद थे वो उस शुमाली इत्तेहाद में मौजूद थे, तालिबान के खिलाफ लड़ रहे थे। मगर उसके बाद क्योंकि वही बात के जो दुश्मन था ईरान का वो अमेरिका, तालिबान का भी दुश्मन अमेरिका, फिर रशिया का भी दुश्मन अमेरिका, तो ये चीजें इनको एक कर गई। तो यहाँ पर रशिया को, अब जाहिर सी बात है, कभी भी नहीं अब ये चाहेंगे कि तालिबान, जब तक के कोई तालिबान के कंपैरेटिवली कोई ऐसी ताकत ना खड़ी अफगानिस्तान में जो तालिबान से ज्यादा पावरफुल हो, जिसका खड़ा होना नामुमकिन, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट अब तालिबान के पास है। तो यही वजह है कि वो तालिबान को कभी भी अब वो कमजोर नहीं होने देंगे। इसलिए जिन ताकतों ने 20 साल तक उनकी इतनी जबरदस्त फंडिंग की कि तालिबान, और सबसे पहले तो अल्लाह की मदद की, अल्लाह ही दिल बदलता है लोगों के, अल्लाह ही लोगों के दिलों में बात डालता है फला की आप मदद करें। तो जिन लोगों ने इतनी मदद की तालिबान की, अब वो उनको इकोनॉमिकली स्टेबलाइजेशन के लिए उनको मुकम्मल सपोर्ट देंगे। और आपको पता है कि तालिबान की तरफ से खुद जो वेलकम किया जा रहा है चाइना को, चाइना इन्वेस्टमेंट जो वो करने जा रहा है, फिर रशिया जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो ये रशिया और चाइना में से मैं समझता हूँ अगर कोई एक भी अगर अफगानिस्तान को इस पर सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है, अफगानिस्तान के लिए मोर देन इनफ है। सर रशिया और चाइना ये क्या स्टांस है? रशिया के साथ तो पुराने आपको पता माजी में क्या हुआ है, फिर क्यों इतना इंटरेस्टेड है अफगानिस्तान में? असल में अब जो रशिया है और जो चाइना है वो भी क्योंकि दोनों एंटी अमेरिकन है, यानी कि अमेरिका की जो सुपीरियरिटी है दोनों ने उसके खिलाफ ही काम किया है। दोनों को ये बात शदीद नापसंद रही है कि अमेरिका जो है वो एज सुपर पावर दुनिया में पहचाना जाए। तो इसलिए यहाँ पर अब जो चाइना जिस तरह से जा रहा है, तो रशिया को अब ये तो नहीं शौक कि वो सुपर पावर बने, और अगर उनका ये होगा भी ख्वाब तो बस ये ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि उनको पता है चाइना जैसी ताकत को नहीं गिराया जा सकता। तो इसलिए रशिया इस वक्त जो है वो चाइना के साथ चल रहा है। आपको पता है रशिया बहुत जल्द सीपैक का भी हिस्सा बनने जा रहा है, और ना सिर्फ वो सीपैक का हिस्सा बन रहा है बल्कि अब आरपैक की बातें हो रही हैं, यानी कि रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो रशिया को भी जो है वो जाहिर सी बात है अपनी तिजारत के लिए ये चीजें चाहिए। अच्छा, रशिया का मकसद क्या था अफगानिस्तान पर कब्जा करने का? रशिया का मकसद था कि वो सस्ते रूट चाहता था अपनी तिजारत के लिए, और वो चाहता था कि अफगान सरजमीन को इस्तेमाल करे अपनी तिजारत के लिए। अब अफगानिस्तान और अच्छा चाइना का भी सेम इंटरेस्ट है। चाइना को भी जो सबसे जो चीपेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन जो रूट मिलता है वो अफगानिस्तान के जरिए से उसको मिल रहा है, और फिर वो जो है वो गवादर पोर्ट तक जा रहा है। तो इसलिए जो है वो चाइना अगर चाहता है कि वो गवादर पोर्ट से अपनी मुख्तलिफ अशिया को लेकर अफगानिस्तान के रास्ते से रशिया तक जाए, रशिया की मार्केट्स तक जाए, वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे ममालिक को अपनी प्रोडक्ट जो है वो सेल आउट करे और वहां से चीजों को मंगाए, तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि अफगानिस्तान का जो रास्ता है वो सबसे ज्यादा उनको चीप पड़ता है। तो रशिया के लिए भी सेम है, उसको भी अफगानिस्तान के रास्ते की जरूरत है, और फिर पाकिस्तान के रास्ते की तो खैर सभी को जरूरत है। तो ये वो वजह है कि ये एक ब्लॉक बन रहा है जिसमें पाकिस्तान आ रहा है, जिसमें रशिया आ रहा है, जिसमें चाइना आ रहा है, जिसमें ईरान आ रहा है। तो ये एक जबरदस्त एक बड़ा पावरफुल ब्लॉक जो बनने जा रहा है। तो आपको पता है बिग फोर का एक ब्लॉक माना जाता था जिसमें आपका इंडिया आता है, जापान आता है, फ्रांस आता है, अमेरिका आता है, ये बिग फोर का एक ब्लॉक है। तो उसके अगेंस्ट एक और जो वो ब्लॉक बनने जा रहा है। जो पाकिस्तान की मुखालिफ जो कुव्वतें हैं बैनुल-अक़वामी, उनके साथ मिलकर हमेशा से पाकिस्तान को आइसोलेट करने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने हर जगह पर पाकिस्तान को बाहर निकालने की कोशिश की। FATF में आप देखें, हम जो है वो तमाम उनकी शरात पूरी करने के बावजूद, बहुत सारे मुल्कों से बेहतर होने के बावजूद, जो कि व्हाइट लिस्ट में है, हमें अब तक ग्रे लिस्ट में डाला जा रहा, और इंडिया की कोशिश को हमें ब्लैक लिस्ट में डाले। तो जब कभी भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात हुए, तो क्योंकि तालिबान पर पाकिस्तान का एक असर रसूख बहुत ज्यादा है, और उनको पता है कि एक बेस है पाकिस्तान तालिबान की, एक बुनियाद है, तो हमेशा से तालिबान ने इस बात को मशरूत रखा, कंडीशनली उन्होंने मुज़ाकरात किए कि इंडिया हमें नहीं दिखना चाहिए, इंडिया को बिल्कुल नहीं होना चाहिए इसमें।
तो ये तालिबान का प्रेशर था, और ज़ाहिर बात है अमेरिका क्योंकि बुरी तरह मार खा रहा था तो मुज़ाकरात करने के लिए वो मजबूर था कि तालिबान का प्रेशर बर्दाश्त करे और उसको एडमिट करे। तो यही वजह है कि अमेरिका ने फिर कभी भी इंडिया को नहीं आने दिया, क्योंकि उसको पता था, अमेरिका को भी पता था कि अगर इंडिया के तो पहली बात तो तालिबान बात ही नहीं करेंगे। अच्छा चलो अगर तालिबान बात करने के लिए किसी तैयार हो भी जाए इंडिया की मौजूदगी में, जो कि नामुमकिन था, लेकिन थोड़ी देर के लिए एज्यूम करने के चले मुमकिन हो जाता है, तो इंडिया कभी भी वो मुज़ाकरात को कामयाब होने नहीं दे सकता था। वो बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात करता जो कि प्याज दिलाता तालिबान को, सही, और वो उल्टा वो मीटिंग को जो है वो आप समझने कभी नहीं कामयाब होने दे सकता था, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहता था कि अमेरिका जो तालिबान के खिलाफ अपना ऑपरेशन रोके और अफगानिस्तान से जो बाहर जाए। तो जिस तरह से इंडिया ने हमें हमेशा की तरह आइसोलेट करने की कोशिश की, हर महाज से हर जगह से बाहर रखने की कोशिश की, हमने भी तालिबान के जरिए से इंडिया को मुज़ाकरात से बाहर रखा। हालांकि इंडिया की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, मगर इसके बावजूद इंडिया को मुंह लगाया। बल्कि अभी बड़ी मजे की बात है, इंडिया की किसी ने जो है वो एनालिस्ट ने बताया कि इंडिया की मिसाल ऐसी थी कि जैसे दो सूरमाओं की लड़ाई में आप एक थर्ड पर्सन आप गए और दोनों कर्नल नहीं बोला थी बात, जबरदस्त बात है कि दोनों से आपने चपेटे खाई, फजूल में आप लड़ाई में कूदे, दोनों से आपने चपेटे खाई और आगे बाहर आ गए। अजीत डोल बैठा हुआ है, रॉ का बड़ा आदमी है, अच्छा उसका माइंड भी है और तजर्बा भी है। ये लोग पहचान नहीं सके क्या होगा मुस्तकबिल में उसके साथ, लगे रहा एक्स्ट्रा के साथ वो लोग। देखिए सबको पता था कि उनका टकराव जो है ना बड़ा एक शातिर मास्टरमाइंड के साथ हुआ है, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाता है। जब आप हक के रास्ते पर होते हैं ना, तो अल्लाह ताला लोगों को हिकमत देता है कि वो मामलात को भांप लें, उनको पहचान लें, और दुश्मन के दिमाग में क्या चल रहा है वो जान सके। देखें असल में जीत उसकी होती है कि कौन किसका माइंड कैसे पढ़ता है और कितना कामयाबी के साथ पढ़ता है। तो इंडिया को इस बात का तो पता था कि बहुत तेज है हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारा जो नेटवर्क है वो दुनिया में फैला हुआ और बड़ा जबरदस्त है, उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। लेकिन मसला सारा ये है कि हमेशा से हार तो नहीं मानी जा सकती, या ये तो नहीं हो सकता कि कोई भी कहे कि नहीं हम कुछ करते ही नहीं है या हम पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं करते। उनको कश्मीर भी बचाने की पड़ी, अब लाले पड़े हैं कि किस तरह वो कश्मीर को बचा लें, जो कि अब लगता नहीं कि आगे बच पाएगा। इंशाल्लाह कश्मीर भी बहुत जल्द आजाद होगा। तो बस उन्होंने अपनी एक फ्रस्ट्रेशन कह लें या जो कह लें कि उन्होंने कहा कि नहीं हमें मुकाबला तो करना है, तो उसके लिए, और फिर अमेरिका जैसी सुपर पावर उनके जब साथ हो तो उनको बस एक जाली सी उम्मीद हो जाती है कि शायद वो मुकाबला कर पाएंगे और शायद वो जो है वो एक जो दिमागी जो बिसात बिछी है शतरंज की, उसमें शायद वो मात दे पाए पाकिस्तान जैसी कुव्वतों को। लेकिन वो उनका एक बस ख्वाब ही रह गया। उन्होंने अपनी से बस कोशिश की इस उम्मीद के साथ कि शायद वो कामयाब हो जाए, मगर हमें पता है कि कामयाब नहीं उन्होंने होना था और ना वो हुए। इमरान खान ने तो 20 साल पहले से वो ये कहता आ रहा है कि आप जितनी चाहे फौज लगा दें, जितनी चाहे मर्जी जो चाहे आप कर लें, आप कभी भी नहीं वहां पे जीत सकते। वो तो पता था ना क्या होगा, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को पता था, सब पता था। बट साथ ये बात ये आती रिकॉग्निशन की, क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग तस्लीम की जल्दी? चीन करने को तैयार हो गया, रशिया करने को तैयार हो गया, हम क्यों अभी तक गड़बड़ा रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, असेंबली का इजलास बुलाओ, देखेंगे। देखें बाज़ाहिर अगर आप देखें तो हमारी एक बड़ी जबरदस्त एक डिप्लोमेटिक प्लानिंग जो है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। यानी कि हमारे इस वक्त जो आप समझ लें खारजा महाज पर पाकिस्तान जिस अंदाज से काम कर रहे हैं ना, पाकिस्तान ने इतना इंटेलिजेंट वर्क आज से पहले कभी भी नहीं किया। अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब जाते हैं इंटरनेशनल मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज में, और आपने देखा कि अशरफ गनी के मुंह पर कैसा उसको जो रगड़ा दिया था और जब वो बात लगा रहे थे, तो इमरान खान क्या बात करते हैं? इमरान खान ये बात करते हैं कि आप हम पर क्यों इल्जाम लगाते हैं, हम क्या कर सकते हैं जब अमेरिका जैसी सुपर पावर कुछ नहीं कर सके अफगानिस्तान में, पाकिस्तान के पास वो ताकत कहां से आएगी कि हम कुछ करेंगे। और इमरान खान बड़ा सच बोलते हैं। वो क्या सच बोलते हैं? वो ये सच बोलते हैं, कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल बेसलेस हैं, कि हमने जो तालिबान को बड़ा सपोर्ट किया और हम इसके पीछे मौजूद हैं। यानी कि लोग ये भी कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि हमने रशिया को हराया अफगान सरजमीन पर, हमने अमेरिका को भी मारा अफगानिस्तान सरजमीन पर, तो फिर मान लेना कि पाकिस्तान सुपर पावर है, मान लें फिर इस बात को। बिल्कुल। तो असल मसला पता क्या है, अमेरिका खुलकर भी नहीं कह सकता कि मैं पाकिस्तानी मारा। क्यों नहीं खुल के कह सकता? क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई चीता आकर ही रो रहा हो जंगल में बैठकर सारे जानवरों के सामने कि मुझे ना चूहे ने उठा के पटक दिया, कुट लगाई मेरी चूहे ने। यानी कि तो इनकी बड़ी बेइज्जती की बात है।
तो इमरान खान बड़ा सच बोलते हैं, 30 ममालिक की सपोर्ट भी थी। तो इमरान खान सच कहता है, वो कहता है जब ये कहता है कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और हमने दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा वर्किंग की, अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स हमने की, तो वो ये सच कहता है। वजह क्या है? क्योंकि हमारी नजर में दहशतगर्द तालिबान नहीं है, हमारी नजर में दहशतगर्द थे अमेरिकन। बिल्कुल हमारी नजर में जो आप समझ ले क्या कह सकते हैं उसको, जो अफरा तफरी फैलाने वाले थे और जो आप समझ लें जितना भी इस खित्ते का अमन खराब करने के जो लोग जिम्मेदार थे, जो तकरीबकार असल में लोग थे, वो सब अमेरिकन थे। तो इमरान खान सच बोलते हैं कि हमने उन तकरीबकारों के खिलाफ जमकर काम किया, सबसे ज्यादा मेहनत की, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी। ठीक, तो कभी भी इमरान खान ये नहीं कहते कि हमने तालिबान के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया, कभी नहीं कहा। ये इमरान खान ने क्या कहा? इमरान खान ने कहा हमने दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे ज्यादा काम किया, ठीक है, सबसे ज्यादा काम हमने उन तकरीबकारों के खिलाफ किया। तो वो तकरीबकार कौन थे? वो अमेरिका से इंडियन थे। तो इधर इमरान खान भी सच बोल रहा है, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी क्या है कि दुनिया पे इंप्रेशन डाला जाए कि हम जो है वो तालिबान की सपोर्ट पे नहीं रहे कभी भी, सही, या हम इसके पीछे नहीं रहे। तो अब अगर पाकिस्तान, क्योंकि देखें तालिबान को बात पता है, तालिबान को तो तस्लीम करने वाले भी जो लोग हैं तालिबान के लिए, फिर भी पाकिस्तान क्यों फेवरेट है? क्योंकि बिहाइंड द स्टेज सबसे पहले तालिबान को तस्लीम करने वाला था ही पाकिस्तान। पाकिस्तान तालिबान के लिए तस्लीम जो है वो करता रहा। तो यही वजह है कि बैक ऑफ द सीन अगर आप देखें तो तालिबान पाकिस्तान अब एक ही, आप समझ लें, इनमें कोई फर्क नहीं है। यानी कि अगर आप दूसरे अल्फाज में कहें तो इस वक्त तालिबान पर पाकिस्तान ने फतह हासिल की है, ये कहना गलत नहीं होगा। तो अब तालिबान को पाकिस्तान क्यों नहीं तस्लीम कर रहा है? ये सवाल मेरी नजर में पता कैसा है? ये सवाल मेरी नजर में ऐसा है कि पाकिस्तान को क्यों नहीं तस्लीम कर रहा है? अगर फौरी तौर पर अगर हम ऑफिशियली अनाउंस कर देते हैं इस चीज को, तो फौरन इंडिया को मौका मिलेगा, देखा अमेरिका को मौका मिलेगा, देखा हम कहते थे ना अब इन्होंने तालिबान को तस्लीम कर लिया, इट मींस हम सही थे ना, तालिबान के पीछे यही लोग थे। ठीक है। तो और इमरान खान ने जब तक ये सवाल, जब कभी सवाल किया इंटरनेशनल मीडिया में कि क्या आप तालिबान को तस्लीम करेंगे, तो इमरान खान ने सिर्फ एक जवाब दिया, जो भी वहां पे गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट हासिल होगी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कायम करेगा। ठीक है। पाकिस्तान सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है कि वहां पर ऑफिशियली गवर्नमेंट अनाउंस हो जाए, और पाकिस्तान की बहुत कोशिश है कि अब अफगानिस्तान में खाना जंगी ना हो। खाना जंगी होने से रोकने के लिए तमाम अफगानिस्तान में जो स्टेक होल्डर्स हैं सबकी एक नुमाइंदा गवर्नमेंट वहां पर होगी, ठीक है, जिसको लीड तालिबान करेंगे, लीड तालिबान करेंगे, मगर नंबर 2 वहां पर सबकी नुमाइंदगी होगी, ताकि वहां पर किसी को भी ना फसाद फैलाने का मौका नहीं मिले, कोई ओपोनेंट ना हो कि जिसको फिर कोई अमेरिका इंडिया जैसी ताकत फंड करे और वहां पर एक खाना जंगी का माहौल पैदा हो। तो पाकिस्तान सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा है, और वहां पर जो हुकूमत साजी उसके लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वो वही माइंडसेट वहां पर रोल प्ले कर रहा है कि वहां पर एक पावरफुल और एक ताकतवर हुकूमत बने। जिस दिन हुकूमत बन रही होगी आप देख लेंगे उससे कुछ घंटे पहले और कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि हमने इस गवर्नमेंट को जो है वो तस्लीम कर लिया, मगर वहां पर हम अभी एक हुकूमत होने का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। अभी 2 पॉइंट और खड़े हो रहे हैं जो बड़े बड़े तज्जियाकार हैं उनकी नजर में कि अब फ्यूचर किसका है। अमेरिका तो गया, खत्म हो गया अमेरिका, भी रशिया भी खत्म हो चुका है, अब मुस्तकबिल कौन संभालेगा? और उसके साथ साथ कि अब पहले तो अमेरिका बोलता था हमारे लिए कम्युनिस्ट सबसे बड़ा खतरा है, उसके बाद इस्लामी अमीरात भी आ गई। खिलाफत देखें उठनी तो थी ना कहीं से, निजाम खिलाफत का राज तो होना था। तो अब उनको ही पता है, और जो बाइडेन ने खुद एतराफ किया कि तालिबान आर अनस्टॉपेबल, वो अब रुक नहीं सकते, नहीं रुक सकते। ठीक, वो और उनकी बस ये कोशिश है कि बस, और उनका ख्वाब है कि बस ये अब अवान सरजमीन तक ही महदूद रहना, इनको वहीं तक महदूद रखा जाए। और तालिबान ने भी बहरहाल कहा है कि हमारी सरजमीन जो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और जिस पहले होती रही वो अब इस्तेमाल जो वो नहीं होगी। तो अब देखें, अगर आपके अमेरिका को भी इस बात से कोई गर्ज नहीं कि किस मुल्क में जमहूरियत है, किस मुल्क में बादशाहत है, अगर अमेरिका को इस बात से गर्ज होती ना तो कभी भी वो ऐसे ममालिक से ताल्लुकात नहीं रखता जिसमें बादशाहत है। जैसे अरब कंट्रीज हो गए ना, अरब कंट्रीज भी तो एमिरेट्स है ना, वहां पर भी तो अमीर का सिस्टम, ठीक, मुत्तहिदा अरब इमारात, तो वहां पर भी एमिरेट सिस्टम है। तो तालिबान में भी एमिरेट सिस्टम है, तो वहां जमहूरियत तो नहीं है, सही लेकिन क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका के जो मफादात हैं उनको कवर करता रहा है, उनको जो है वो उसको सपोर्ट करता रहा है पिछले दौर में। अब तो खैर आपको पता है अमेरिका और सऊदी अरब के भी ताल्लुकात खराब हो, जिसकी वजह से सऊदी अरब फिर पाकिस्तान के करीब आ गया, क्योंकि जब पाकिस्तान के सऊदी अरब करीब आ गया इट मींस आप समझ लें कि वो सऊदी अरब जो है वो अमेरिका से दूर हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले अमेरिका से अपने आप को जो है वो अलग कर चुका है। जब तक वो थे साथ तो हमारे सऊदी अरब से भी बड़े अच्छे ताल्लुकात होते थे, इनसे भी होते थे। तो अमेरिका को भी इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि कौन सा मुल्क किस सिस्टम को लेकर आता है। अमेरिका को भी हमेशा से बस इस बात का उसको मफाद रहा है कि कौन हमारे मफादात के मुताबिक काम करता है।
ठीक है, सही है। अच्छा, साथ में एक और बात भी है, मैं आजकल आप मीडिया देख रहा हूँ, इंडिया का मीडिया खास तौर पे बहुत रोना मचाया है इन लोगों ने। कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा विकास वहाँ पे किया है, डैम्स बनाए, स्कूल्स बनाए, ये बनाए, वो बनाए, पता नहीं क्या क्या, सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स हमारे थे। तो अभी रिसेंटली सोहेल शाहीन साहब ने भी क्लियर किया है कि अगर इंडिया इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, करे, काम जारी रखे, हम कुछ नहीं रोकेंगे। फिर ये भाग क्यों गए वहां से? जब ये विकास कर रहे थे वहां पे, तो भागे क्यों वहां से? देखें, आपको पता है कि इंडिया बेसिकली एक बुजदिल है। वो हमेशा से जो है वो पीछे को अपनी बैग बनाते हैं पहले। इवन कि जो इतना बुजदिल है भारत कि ये जो पाकिस्तान में जो इसने जहाज भेजने की जो हिम्मत की थी ना, पूरी इजरायली सपोर्ट भी इनको हासिल थी। और ये भी सुनने में आता है कि जो दूसरा जहाज मार गिराया था उसका तो पायलट भी इजरायली था, ये तक जो इनको पता चलता है। तो इंडिया अकेला तो कभी जुर्रत कर ही नहीं सकता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो काम करे। अब वहां पर जाहिर सी बात है, तालिबान को इस बात का पता है कि इंडिया ने मिलकर जो है वो अमेरिका के साथ इनके साथ जंग लड़ी है। तो ये लोग कभी भी अपनी, आप समझ लें कि जो जान पर जब इनकी आ जाती है ना, तो फिर इनकी भली कितनी इन्वेस्टमेंट, और जाहिर बात है किसी की भी जान से बढ़कर तो कुछ नहीं होता। तो इनको इस बात का इल्म है। बल्कि आप इसकी इंडिया की बुजदिली का इस तरह से आप जो है वो अंदाजा लगा लें कि बहुत सारे इंडिया के इलाके हैं, आई थिंक एक इलाहाबाद का इलाका, एक आध और है, वहां पर वो नाम बदल रहे हैं इलाकों के करके, जहां पर मुस्लिम कम्युनिटीज जहां पे रहती हैं। हालांकि वहां पर पुरअमन वो इलाके हैं, मगर वहां पर वो एंटी टेररिस्ट सेंटर्स कायम कर रहे हैं कि जिधर वो नजर रखते हैं कि यहाँ पर कोई टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं कायम हो जाता। वजह क्या है? क्योंकि तालिबान भी जो फिके हनफी और देवबंद मसलक से ताल्लुक रखते हैं। तो इंडिया में भी जो फिके हनफी देवबंद मसलक से जो ताल्लुक रखने वाले जिधर लोग मौजूद हैं, इंडिया ने वहां पर अपने अब जो वो सेंटर्स कायम करना शुरू कर दिए, जो कि मॉनिटरिंग करेंगे इस चीज की कि कहीं कोई तालिबान की हिमायत में बात तो नहीं कर रहा। और जहां कोई बात करेगा वहां पर उसके खिलाफ वो गद्दारी का मुकदमा जो दर्ज करेंगे। तो आप ये तो छोड़ दें कि अफगानिस्तान में उनकी प्रेजेंस, वो तो खुद अपने इंडिया में बैठकर जो है वो बेचारे परेशान हो गए कि कहीं यहाँ कोई अफगान माइंडसेट जो है वो ना उठ जाए, तालिबान माइंडसेट यहाँ पर ना उठ जाए।